हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क। उसके पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो चैनल है स्टडी सोशल वर्क, ये डेडिकेटेडली सोशल वर्क के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग सोशल वर्क के टॉपिक्स को बात करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जानकारी के साथ एकदम डीप एंड सरल तरीके से। सो अगर आप MSW के स्टूडेंट हैं, BSW के स्टूडेंट हैं, या आप UGC नेट का सेकंड पेपर MSW के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो मुबारक है, आप सही जगह आए हैं। और इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन मिलेगा आपको वो बजा दीजिए, ताकि क्या होगा, जितने बार हम लोग वीडियो बनाएंगे उतनी बार आपके पास नोटिफिकेशन बजते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क। ओके, देखिए प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क का एक कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन क्या है ना, वो कंटेंट थोड़ा हो गया है पुराना, तो लगभग 3 साल के आसपास हो गया है। तो हमें लगा कि ठीक है, चलो एक बार और फ्रेश करके एक बार बना देते हैं, थोड़ा सा और रिसर्च रखते हैं, थोड़ा सा और हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ताकि किसी भी स्ट्रीम के अगर होंगे आप, BSW, MSW या UGC नेट का सोशल वर्क के पेपर के लिए, आपके तीनों लोगों के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और इतना ही सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क में अगर हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या चीज है, प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइन। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर मेथड के लिए हो सकता है, जिस गाइडलाइन के अंदर एक गाइड दिया जाता है कि क्या क्या चीज करना चाहिए और किस किस चीजों के अंदर रख के वो पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग केस वर्क कर रहे हैं तो केस वर्क क्या है जी, एक है मेथड। ठीक है, मेथड, तो ये मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये उसका केस वर्क का प्रिंसिपल मतलब गाइडेंस एक गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है ताकि एथिकली उस केस वर्क को हम लोग कर सके। ठीक है, ये है बात। अब हम लोग आते हैं केस वर्क के प्रिंसिपल में। केस वर्क के बहुत सारे प्रिंसिपल है, लेकिन जनरली हम लोग 8 प्रिंसिपल या 8 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसको आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनोट करेंगे, समझेंगे, समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ज्यादा आपको टेक्स्ट के बारे में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सीधा सीधा वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ जितने भी हम लोग यहाँ यूट्यूब में छोड़ते हैं टॉपिक, उसका टेक्स्ट फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाएगा एज इट इज। वहाँ से अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन हम लोग अभी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से हम लोग समझते हैं, बात करते हैं, आप सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको फिर पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है, तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, कोई भी चीज को ग्रहण करने को बोला जाता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। तो देखिए ग्रहण कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों दिया हुआ है, इसका फैक्टर हमें समझना है सबसे पहले। तो देखिए सोशल वर्क में जब हम लोग स्पेसिफिकली केस वर्क मेथड का बात करते हैं, तो केस वर्क में नॉर्मली क्या फंक्शनलिटीज रहता है, केस वर्क में ये मान के चलिए केस वर्कर है, ठीक है, और ये एक क्लाइंट है और ये लोग बात कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, या कोई किसी भी तरीके का मान के चलिए इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है और बातचीत के माध्यम से उनका प्रॉब्लम सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो होता है नॉर्मली फैक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब इससे पहले का होता है, मतलब है कि जब कोई एक क्लाइंट, कोई भी एक सोशल वर्कर या केस वर्कर के पास आ रहे हैं, तो उनको एज इट इज, वो जैसे हैं उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब कोई केस वर्कर होता है तो उनका एक पर्सनल अपब्रिंगिंग होता है। ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग, तो उनका स्टेटस अलग होता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका चॉइस अलग होता है, उनका अपना माइंडसेट होता है, उनका एक एजुकेशन लेवल होता है, उनका एक बैकग्राउंड होता है अपब्रिंगिंग का। अब मैं कहीं पर मान के चलिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं केस वर्क करने जा रहा हूं, तो मेरे पास जो क्लाइंट भी आ रहे हैं, वो क्लाइंट हालांकि मेरा ही कम्युनिटी से बिलोंग करेगा या मेरा जैसा एजुकेशन लेवल है ऐसा ही होगा, ऐसा तो मैंडेटरी है नहीं, कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, तो
केस वर्क में ये जो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, इसके माध्यम से बताने की कोशिश यही हो रहा है कि जो केस वर्कर है उनको अच्छे तरीके से, जैसा है वो क्लाइंट, उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरे जैसा है कि नहीं। माइंडसेट का डिफरेंस हो सकता है या बहुत सारे चीजों का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंस को ना कंसंट्रेट करके उस इंसान को एक्सेप्ट करना, ये हमारा केस वर्क का प्रिंसिपल के अंदर आता है, जहां पर ये बात कहा गया है। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले, ताकि हम और ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी हो कमेंट में अच्छे तरीके से आप अपना बात को रखिएगा कि आपको क्या वीडियोस चाहिए, आपको क्या लेक्चरशिप चाहिए, क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या चीज आप ढूंढ रहे हैं, या आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन लोगों का रिक्वायरमेंट है ना। तो जिस तरीके से हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है, जैसे एग्जाम के पहले जो यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसमें उसके पहले हमारे पास एमसीक्यूज के लिए रिक्वेस्ट आया, तो हम लोगों ने एमसीक्यूज 2-3 सीरीज हमने बना दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक माइंडसेट बन गया, स्टूडेंट के लिए हेल्प हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप क्या मांग रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर कंपोनेंट्स का बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, हालांकि ये कंपोनेंट्स ये बताती है कि क्या क्या चीजों के अंतर्गत ये चीज होता है एक्सेप्टेंस। तो उसमें देखिए क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर द क्लाइंट। रिस्पेक्ट फॉर द क्लाइंट क्यों? क्योंकि जो भी इंसान है वो जैसा भी है उसे हमें रिस्पेक्ट करना है, तभी जाके उसको हम लोग होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रियल क्लाइंट। अंडरस्टैंडिंग द रियल क्लाइंट का मतलब है जो जैसा इंसान है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके उसका एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास समझ में आएगा। तो एक्सेप्टिंग द रियल क्लाइंट का मतलब है कि जो क्लाइंट है उसको उसी तरीके से समझना, उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करना और उनके रियल पर्सन को समझना, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो। अब देखिए, जब आप एक इंसान को उसके जैसे ही उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको उसी तरीके से आप स्वीकार करेंगे और फिर उनसे बात करेंगे, तो क्या होगा, उस इंसान के साथ जो केस वर्कर का है एक रिलेशन अच्छा बन जाएगा। तो केस वर्कर का रिलेशन भी बन जाएगा, और रिलेशन जब बनता है तब हम लोग टेक्निकल टर्म में उसको बोलते हैं रेपो, ठीक है। ये जो टी होता है रेपोर्ट, ये नहीं होता है स्पेल, ये बोला जाता है, प्रोनाउंस होता है रेपो, ठीक है। तो ये टी साइलेंट है। तो बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो मतलब है कि जब आप एक इंसान को रिस्पेक्ट के साथ होल हार्टेडली वो जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तो एक ट्रस्ट जनरेट होगा, एक रेपो बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन को अगर हम तोड़ेंगे ना, तो ये एक चीज आएगा इंडिविजुअल और उसके बाद लाइजेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइजेशन, ये बात को एक साथ जोड़ के इंडिविजुअलाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिविजुअलाइजेशन में पहले हमें क्या मिलता है, इंडिविजुअल मिलता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंसान, ठीक है। एक इंसान, इतना ही पेंटिंग हमें आता है, ठीक है, और इतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है कि इंसान। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गया, सर एक इंसान हो ही सकता है, उसमें क्या फर्क है। ये फर्क कुछ नहीं बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हर एक इंसान यूनिक है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है एक इंसान एक ही है, मतलब एक इंसान एक ही तरीके का हो सकता है, उसके साथ दूसरे इंसान का एज इट इज मैच होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है किसी का चेहरा मैच हो जाए, लेकिन माइंडसेट मैच होना, सोशलाइजेशन मैच होना, उनका दृष्टिकोण सेम होना, ये इम्पॉसिबल है। तो हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर एक इंसान के ह्यूमन रिसोर्सेज भी अलग होता है, इंटेलेक्चुअलिटी अलग होता है, स्किल अलग होता है, कम्युनिकेबिलिटी अलग होता है, ट्रस्ट लेवल अलग होता है, ये बहुत सारे चीज अलग होता है। तो जब इंसान अलग है तो उनका जो प्रॉब्लम होगा वो भी अलग होगा। हम किसी और प्रॉब्लम से या केस से रेफरेंस जरूर ले सकते हैं जब कोई प्रॉब्लम को या केस को सॉल्व करते हैं, लेकिन चेप नहीं दे सकते हैं। चेप ना का मतलब आप लोग समझते हैं कि एज इट इज उनका प्रॉब्लम सेम, इनका प्रॉब्लम, तो ये जो सोल्यूशन इनके साथ हो गया तो ये भी सोल्यूशन इनके साथ जा सकता है, नहीं ऐसा है। इंडिविजुअलाइजेशन हमें यही सिखाती है कि हर एक इंसान का प्रॉब्लम यूनिक होता है, क्योंकि वो इंसान यूनिक है। इंडिविजुअलाइजेशन यही कहती है
कि हर एक इंसान, वो चाहे अगर किसी का भाई भी है, ट्विन भी है, जिनका शकल सेम है, जिनका पेरेंट सेम है, जिनका स्कूलिंग सेम है, जिनका सोशलाइजेशन सेम है, जिनका दोस्त सेम है, जिनका रिलेटिव सेम है, लेकिन फिर भी उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होगा माइंडसेट का, बहुत ज्यादा अंतर होगा थिंकिंग का, और भी बहुत सारे कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स का। तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एज इट इज मैच होना इम्पॉसिबल है, और हर इंसान का जो प्रॉब्लम है वो यूनिक है, उसको हमें यूनिक तरीके से एक्सेप्ट करना है और यूनिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, ये हो जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, देखिए मैं ये टेक्स्ट को पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक और जरूरी चीज हमें बात करना है, वो है कि हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क का, आपको कोने में दिख रहा है, डाउनलोड करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हड़बड़ाइए मत। आप ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर दो तरीके का आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा। एक है फ्री मटेरियल्स, जहां पर आपको इसी तरीके का जैसे आपको लेक्चर देखने को मिल जा रहा है, वहां सेम जगह पे एक ही जगह आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन मिक्स होगा, कुछ फ्री मटेरियल्स, कुछ फ्री लेक्चर आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपको वहां पर बहुत सारे फ्री एमसीक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, ये दो चीज आपको फ्रीली मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई पेड कोर्सेज लेना है, जैसे हम लोग अभी MSW, BSW और UGC नेट के पेपर 2 के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जहां पर लाइव क्लासेस होता है, प्री रिकॉर्डेड क्लास भी कुछ रहता है जो टॉपिक वाइज होता है, और हम लोग शेड्यूल करते हैं हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करके लाइव क्लासेस होता है। और जो फीस है वो बहुत ही रिजनेबल है। ठीक है, आपको फीस दिख जाएगा आप जब भी ऐप डाउनलोड करेंगे, या मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, या आप लोग मेरा अगर वीडियो फॉलो करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान हमें पढ़ा सकता है, तो आप वेलकम है, आप लोग शुरू कर लीजिए। ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है तीनों का ही, MSW, BSW और UGC नेट के लिए। अगर कोई भी तरीके का इंक्वायरी है तो जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑफर्स एंड कूपन कोडेड भी अवेलेबल होता है एज पर हमारा जो ओकेशन है, बहुत सारे सोशल वर्क का स्पेशल डेज होता है, उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक बार आप कॉल भी जरूर कर लीजिएगा। अगर उसी टाइम कोई भी तरीके का ऑफर होगा तो आपको अवेल करवा दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग ज्यादा बेचेंगे नहीं, अभी बात करेंगे टॉपिक में। ठीक है, चलिए टॉपिक में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये समझते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप का मतलब तो हमें समझ में आ गया। रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ाई भी किया है, सोशल कैपिटल भी है रिलेशनशिप, है ना। तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब हमें समझना है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप एक केस वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंसान आपके पास आ रहा है, एक क्लाइंट, मैं बोलता हूं आपके पास क्योंकि मुझे लगता है आप लोग भी सोशल वर्कर बनने वाले हैं या बन गए हैं। जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग बन गए हैं, और जो लोग चल रहे हैं वो लोग पढ़ाई अभी कर रहे हैं। तो अपकमिंग डे में हो सकता है कि आप एक सोशल वर्कर एंड केस वर्कर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं रिलेट करवाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्या है कि एक जो केस वर्कर है, उनके पास जो क्लाइंट आ रहा है, वो क्लाइंट के साथ उनका रिलेशन इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, है ना, कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब यह है क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो प्रोफेशनल है। पहली बात तो है ये प्रोफेशनल है। दूसरा, एक पर्पस के लिए आया जा रहा है। वो क्लाइंट जो है, उनके पास कोई एक प्रॉब्लम है, तभी एक सोशल वर्कर या केस वर्कर के पास वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्पसफुल है। तो मीनिंगफुल होने का मतलब ये दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। एक प्रोफेशनल है, जहां पर लोग बॉन्डेड है एक दोनों के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि एक पर्पस काम कर रहा है, क्योंकि इनके एक बंदे को रिक्वायरमेंट है, इसीलिए क्लाइंट एक केस वर्कर के पास वो आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाया जाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप रैंडम नहीं है, ये मीनिंगफुल है। और इसके लिए आपको एक प्रोसेस के अंदर आके, जैसे हम लोग केस वर्क कर रहे हैं, और केस वर्क का जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से केस वर्क किया जा रहा है, और एक प्रोसेस के अंदर ये चीज डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर वार्मथ एंड एम्पैथी होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग। जब वो इंसान कुछ बोल रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से अटेंटिवली उसको सुनना है, समझना है प्रॉब्लम, ठीक है। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। एक केस वर्कर ऐसा नहीं काम करेंगे कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो खुद के पास रख रहा है, जो क्लाइंट है उनको कुछ बता ही नहीं रहा है। जो क्लाइंट है उसके पास भी एज इट इज इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि हमारा जो केस है वो क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी डेवलप किया जा रहा है। इवन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के टाइम जो केस वर्कर है और जो क्लाइंट है उन दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। केस वर्कर वन साइडेडली कोई भी चीज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर बाउंड्रीज, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल अप्रोच है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज होता है, कहीं कहीं पर जाके रुकना भी होता है, कोई लिमिटनेस नहीं है, ठीक है। तो एक जगह पे जाके रुकना है, इसका मतलब है बाउंड्रीज होना चाहिए। और ये केस वर्क के जो भी एथिकल वैल्यूज है वहां पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या बाउंड्रीज है वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं कि एक बाउंड्री होना चाहिए, एक रिलेशनशिप जो है उसके अंदर एक लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और कोलैबोरेशन देखिए कैसे होता है। कोलैबोरेशन तभी होता है जब बोथ साइडेड पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जितना एंथुजियास्टिक केस वर्कर है उतना ही एंथुजियास्टिक क्लाइंट भी होना चाहिए, तभी जाके उनका प्रॉब्लम अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि जो क्लाइंट है उनका प्रॉब्लम केस वर्कर सॉल्व नहीं करते हैं, उनको कैपेबल बनाते हैं ताकि वो खुद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इवन हम लोग जब नेक्स्ट जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब डिसीजन मेकिंग का भी जो ऑटोनॉमी है वो क्लाइंट के पास ही होता है। तो क्लाइंट को इतना सक्षम बनाना होता है ताकि क्लाइंट अपना प्रॉब्लम को खुद डील कर पाए और आने वाले टाइम में वो अपना प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर पाए, ठीक है। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस को बोला जा रहा है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। आपको समझ में आया है? नहीं आया तो फिर बताना है हमको, ठीक है। ओके, अब है प्रिंसिपल ऑफ एक पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। देखिए ये भी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग क्या है चीज, ये हमें समझना है। तो देखिए जो हमारा इमोशन होता है वो एक सर्टेन प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बात कर रहा हूं कि मैं मान के चलिए मैं एक ऑफिस में हूं, तो मेरा ऑफिस में मेरा हर तरीके का इमोशन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, हर चीज का बात नहीं कर सकता हूं। मैं अपने घर के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं अपने वाइफ के बारे में नहीं बात करता हूं, या बहुत सारे चीज लिमिटेशन होता है जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर हैं और हमें क्लियर कट पता है कि ये चीज एक्सप्रेस हम तभी कर सकते हैं जब हमारा अगला बंदा बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल हो, ठीक है। यहां पर पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग का मतलब यही है कि केस वर्कर का रोल ऐसा होगा कि क्लाइंट के लिए वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे ताकि एक क्लाइंट विदाउट एनी हेजिटेशन उसका जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस कर पाए, उसका जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर पाए, उसका जो इश्यूज है उसके बारे में वो बात कर पाए, उसका जो भी लिमिटेशन है उसका भी खुलासा कर पाए, उसका जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में दिल खोल के बात कर पाए, तभी जाके एक केस वर्कर उनका प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर सोल्यूशन करने का स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ये दोनों तरफ का है, सिर्फ वन साइडेड नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लाइंट तभी करेगा जब वो केस वर्कर उनके लिए उस लेवल का ट्रस्टवर्दी होंगे, उस लेवल का अच्छा रेपो क्रिएट कर देंगे, उस लेवल का ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेंगे, उस लेवल का लॉयल्टी क्रिएट करेंगे। तो इसी तरीके का बैकग्राउंड के अंदर ये पर्पसफुल एक्सप्रेशन डेवलप होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज का बात किया गया है। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशन, इमोशन जो है वो एक्सप्लोर करना, बात करना, ढूंढ के निकालना, एक्टिव लिसनिंग, नॉर्मलाइजेशन और सेफ्टी फीलिंग, ये सारे चीज ये कंपोनेंट्स है और ये बहुत जरूरी है जब हम लोग
पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे चीज रहना आवश्यक है। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट बात कर रहा है उनको ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है कि अभी तक ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मेरा बात सुन के केस वर्कर जो है वो भड़क उठेंगे, वो अभी चिल्ला देंगे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ठीक है, इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। या अगर मैं भी चिल्लाऊं या मैं भी अभी रो दूं तो मेरा केस वर्कर जो है वो मेरे को संभाल लेंगे, इस तरीके का। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब जो एटमॉस्फेयर है वहां का, एक केस वर्कर और एक क्लाइंट के बीच में जो रिलेशन है उसमें ग्रिप रहता है, उसमें एक ट्रस्ट रहता है कि संभाल लेंगे मुझे, अपना जो गाइड है वो मुझे संभाल लेंगे। या मैं अगर एक्सप्रेस करूंगा तो बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके का बात का नॉर्मलाइजेशन का बात हो रहा है। सेफ्टी फीलिंग का मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ सेफ हूं। ठीक है, मतलब मेरा बात को जजमेंट नहीं किया जाएगा, मेरा बात को किसी और को बताया नहीं जाएगा, इस तरीके का चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये होता है सेफ्टी फीलिंग। तो अभी पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि केस वर्कर को ऐसा एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बनाना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है, एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप करना है, ताकि जो क्लाइंट है वो अपना प्रॉब्लम को खुल के बता सके, अपना एक्सप्रेशन को वो जता सके। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए यहां पर इमोशन का बात हो गया। अब ये टेक्स्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां पर हम लोग दो चीज का बात करेंगे, एक है इम्पैथी, ठीक है, और एक है सिंपैथी। एक है इम्पैथी और एक है सिंपैथी। जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का, तो ये दोनों चीज को समझना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो इम्पैथी होता है ये स्पेशल टर्म है जो केस वर्कर के लिए है, और जो सिंपैथी है वो सारे लेमैन के लिए है। नॉर्मली जो भी लोग के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, कोई भी लोग आपके साथ बात करते हैं, तो ये सिंपैथी वाला फीलिंग होता है। ये दोनों में फर्क क्या होता है ये समझने के प्रयास करते हैं। मान के चलिए किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गया, दुर्घटना हो गया, तो आपके साथ आपका जो दुख है उस दुख में बाकी लोग दुखी हो रहे हैं, तो वो है सिंपैथी। नॉर्मली जो लोग हैं, बाकी लोग, आप भी रो रहे हैं तो हो सकता है जो आपके बहुत ज्यादा अपने हैं वो भी आपका रोना देख के रो दिए, है ना, होता है ऐसे माहौल। जो ये वाले जो फीलिंग है इसको बोला जाता है सिंपैथी। ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास होता है। ठीक है, इम्पैथी थोड़ा सा प्रोफेशनल है, और इम्पैथी के अंदर क्या होता है, जो इमोशन है वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रहता है। एक केस वर्कर जब कोई एक क्लाइंट के पास से उसके दुख भरे दास्तान सुनते हैं, होता ना हमारे पास दुख भरे दास्तान ऐसे आता रहता है, तो दुख भरे दास्तान सुनेंगे, हो सकता है जो क्लाइंट है उनके साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, अच्छा इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया है, लेकिन जब वो रो रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, ट्रेजेडी हो गया उनके लाइफ के साथ, उस ट्रेजेडी को याद करते हुए वो रो रहे हैं, तो एक केस वर्कर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे, अपने आप को उस इंसान के जगह पे रख के समझने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कंडीशन है, ठीक है, उनका क्या फीलिंग है। ये सारे चीज को समझने के बाद जो फीलिंग, मतलब जो ये फीलिंग स्टेट है, ये इस फीलिंग को बोला जाता है इम्पैथी। आपको समझ में आ गया इम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस? सिंपैथी नॉर्मली होता है आपके घर में, किसी के घर में कोई मर गया तो होता है ना कि सब लोग रो रहे हैं, 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 ये भी आके बात कर रहे हैं, बात करते करते रो रहे हैं, तो ये क्या सिंपैथी के अंदर आता है वो चीज। ठीक है, या रो नहीं रहे हैं लेकिन समझा पा रहे हैं कि मैं भी दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। ठीक है, और इम्पैथी का मतलब है कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारा कंडीशन, तुम किस जगह पे है वो मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा फीलिंग्स में समझ रहा हूं, लेकिन मैं हूं बहुत कूल, मैं हूं बहुत कंट्रोल्ड वे में। तो ये होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का कंट्रोल। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ये बताया गया है कि एक केस वर्कर या एक जो सोशल वर्कर है, उनका जो बिहेवियर है क्लाइंट के साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनली कंट्रोल्ड होंगे। मतलब इमोशनल अटैचमेंट करने के लिए मना नहीं है, इमोशनली चीजों को डील करना
मना नहीं है, लेकिन वहां पर आपका इतना ग्रिप होना चाहिए, इतना आपके इमोशनली इंटेलेक्चुअलिटी होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कंट्रोल होंगे, चीजों को तब भी ऑब्जर्व करेंगे नॉर्मल वे में और उसका सोल्यूशन का वे आउट ढूंढेंगे। समझ पा रहे हैं? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, नॉन जजमेंटल जब हम बात करते हैं तो हमें दो शब्द आता है, नॉन और जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब हमें पता है, जजमेंटल का मतलब होता है किसी भी एक चीज को ऊपर अपना स्टेटमेंट दे देना, अपना मत पोषण कर देना, उसको बोला जाता है जजमेंटल। मतलब हम लोग किसी चीज को देख लिए और बता दिए ये अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव में आप कन्वर्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड जजमेंटल। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपके पास जो भी चीज इनटेक हो रहा है, एक केस वर्कर के पास, एक क्लाइंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को या उस क्लाइंट के बिहेवियर के ऊपर आप किसी भी तरीके का जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं देंगे। उनका कोई भी चीजों के ऊपर आप ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे जो जजमेंटल होगा। आप बायस नहीं होंगे, ठीक है। बायस का मतलब होता है आप किसी भी तरीके का, किसी भी चीजों के ऊपर आपका झुकाव होना। आप उसको बोल रहे हैं कि चलो ये मेरे को पसंद है तो ये मैं सुन लिया, ये मेरे को पसंद नहीं है तो ये मैं नहीं सुनूंगा। ये उनका कोई ऐसा बात है जो सुन के आपको डायरेक्ट आपको लगा कि ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है, या ये तो बहुत फुलिशनेस है। इस तरीके का जजमेंटल एटीट्यूड एक केस वर्कर के पास नहीं होना चाहिए। हालांकि क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के अंदर यही बोला गया है कि जो भी रिसीविंग हो रहा है, इनटेक हो रहा है, जो भी चीज एक क्लाइंट के पास से एक केस वर्कर के पास आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब आप न्यूट्रल रहेंगे, आपके पास जो भी रिसीविंग हो रहा है आप सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनर हो रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। डायग्नोसिस बाद में करना है, ठीक है, डायग्नोसिस प्रोसेस बाद में आता है, लेकिन रिसीव सब कुछ करना है। तो सुनना सब कुछ है और एक्सेप्ट करना है उसको विदाउट एनी जजमेंट। हो सकता है कि आपके हिसाब से वो गलत या सही कुछ हो जाए, लेकिन उनके हिसाब से वो चीज सही है ना, इसीलिए तो वो कर रहे हैं। तो इसीलिए नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना है हमें, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर बताया गया है कि क्लाइंट को आप जब डील कर रहे हैं तो उनको एम्पावर करना है ताकि वो अपना लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद ले पाए। एक केस वर्कर उनको सही गलत के बारे में इन्फॉर्म जरूर करेगा, लेकिन उनको बताएगा नहीं अल्टीमेटली कि कौन सा डिसीजन आपके लिए परफेक्ट है, सूटेबल है, या कौन सा डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। उनको किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। उनका जो भी लाइफ का डिसीजन है, अल्टीमेट रिजल्ट उनके खुद के अंदर से आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी के, मान के चलिए, फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एनालाइज कर रहे हैं, केस वर्क कर रहे हैं और आपको अल्टीमेटली लग रहा है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो आप सजेस्ट नहीं कर सकते कि डिवोर्स कर लो। आपको दोनों चीजों का इंफॉर्मेशन करना है कि रहने से क्या है प्रॉब्लम, रहने से आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, सुविधा क्या है, नहीं रहने से प्रॉब्लम और सुविधा क्या क्या है, ये सारे चीज के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से करना है। और इसीलिए ये जो केस वर्कर का काम है ना, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं है। एथिकली एक केस वर्कर का काम करना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको एजुकेट भी करना है उस क्लाइंट को, आपको एम्पावर भी करना है उस क्लाइंट को, साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके कोई भी डिसीजन उनको इन्फ्लुएंस ना कर दे। अल्टीमेटली डिसीजन उनका ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं और ये अल्टीमेट है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या आता है कि जो भी क्लाइंट के पास से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट के पास से जो भी राज खुल रहा है, क्लाइंट के पास से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, वो अच्छे तरीके से
प्रोटेक्ट होना चाहिए। एक क्लाइंट को लगना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, वो कहीं और पर ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, या मैं बहुत ही रिलैक्स वे में यहाँ से जा सकता हूँ घर, मेरे को ये याद नहीं सताएगा कि अरे उनको बता दिया वो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो बात हो रहा है थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, थ्रू आउट द मीटिंग्स एंड इंटरव्यूज, जो केस वर्कर है वो बात को कहीं और रिवील नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही रखेंगे। ठीक है, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर बहुत सारे चीज आ जाता है, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना। जब केस वर्क होता है तो वहां पर बहुत तरीके का रिकॉर्ड होता है। जब हम लोग बात करेंगे रिकॉर्ड के बारे में तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि किस रिकॉर्ड को किस तरीके से भी स्टोर करना है। तो ये बहुत डीपर सेंस में आ जाएगा, उतना आपको नहीं जाना है। अभी आपको इतना समझना है कि जो भी बातचीत होगा, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है एक केस वर्कर को। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए और आज लगभग जो 8 प्रिंसिपल है वो हम लोग समझ गए। तो अभी आप यहां तक अगर पहुंच गए हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लाइक आपको करना है, क्योंकि अगर यहां तक आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके ये वीडियो काम का है। तो अगर काम का है तो हमने भी एफर्ट डाल के बनाया है भैया, है ना, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक लाइक करना है। और उससे अगर अच्छा है, कोई भी चीज आपको सुझाव देना है, कोई सजेशन है, किसी भी तरीके का बात आपको रखना है, आप कौन है ये बताना है, आप MSW कर रहे हैं, BSW, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमारा बन जाए, है ना, क्योंकि ये जो सोशल वर्कर का कम्युनिटी है बहुत छोटा है, इसको हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो आप कमेंट करिए बेझिझक, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर कोई आपका सुझाव है कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कहाँ किस टॉपिक में चाहिए, इस तरीके का बात है, तो आप लिख के हमें बिल्कुल बताइए। ठीक है, और अगर आपको हमारे ऐप के बारे में रिक्वायरमेंट होता है तो आप उसको डाउनलोड तो जरूर कर लीजिए। और अगर कोर्सेज के लिए आपको लगेगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, हमें डाउट्स क्लियर करवाना है, हमें रिसोर्स मटेरियल चाहिए, पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए, या UGC नेट के लिए हमें MCQs चाहिए, ये सारे चीज हम लोग एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो है ऐप। तो ठीक है, उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या ऐप डाउनलोड करके आप खुद भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सो डोंट वरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।